हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाएं और विमर्श सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 7 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो समानता है यानी जो इक्वालिटी है उसके बारे में हम समझेंगे। और जो ये टॉपिक है ये लोकतंत्र और न्याय के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए बिना देरी शुरू कर लेते हैं। तो इस जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम, तो इस चैप्टर की शुरुआत हम आपके एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका में देख लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे समानता लोकतंत्र और न्याय का मूल सिद्धांत है। तो जो समानता है यानी इक्वालिटी है, ये लोकतंत्र और न्याय की नींव है। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर समानता रूप से मिले। तो इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और अवसर बराबर रूप से मिले। लेकिन समाज में असमानताएं जैसे जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति इसे बाधित करती है। लेकिन हकीकत में यही होता है कि जो हमारा समाज है उसमें जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक असमानताएं मौजूद है। यानी अगर कोई अमीर है और कोई गरीब, तो कोई ऊंची जाति है तो कोई नीची जाति है, और ये जो असमानता है ये सभी समानता की राह में बाधा बनती है। तो इसमें हमारे दो महत्वपूर्ण आयाम आते हैं। नंबर फर्स्ट अवसर की समानता, सेकंड हमारा परिणाम की असमानता। तो इसके लिए हमें ये दोनों ही आयाम समझने होंगे, एक हमारा अवसर की समानता, दूसरा हमारा परिणाम की समानता। तो ये था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद हम आपका एक देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समानता का अर्थ। तो समानता का अर्थ देख लेते हैं, आखिर जो इक्वालिटी है वो आखिर होती क्या है। तो समानता का मतलब यह नहीं है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसे हो, बल्कि सबको समान अवसर और समान अधिकार मिले। तो जो समानता का मतलब है वो ये नहीं है कि जो लोग हैं वे सभी देखने में, व्यवहार में सभी एक जैसे हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सभी लोग हैं उन सभी को समान अवसर और समान अधिकार मिल सके। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर दो बच्चे हैं, एक अमीर परिवार का है और दूसरा गरीब परिवार का, और दोनों ही स्कूल जाते हैं। अमीर बच्चे के पास किताबें, कोचिंग और सुविधा है, और गरीब बच्चे के पास सिर्फ एक पुरानी किताब है। तो अब अगर जो परीक्षा है उसमें अमीर बच्चा टॉप करता है और गरीब बच्चा पीछे रह जाता है, तो क्या ये सच में समानता है? तो नहीं, ये समानता नहीं है। तो इसमें किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, संपत्ति या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही वजह है कि जो असली समानता उसका मतलब होता है जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। वास्तविक समानता का मतलब है कमजोर और वंचित वर्गों को भी बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले, और जो हमारे कमजोर और वंचित वर्ग है उनको भी बराबरी से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलना चाहिए। तो यही हमारी समानता हो गई, यही हमारा समानता का अर्थ हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समानता का विकास। तो इसमें हम समझ लेते हैं जो हमारी समानता है उसका विकास किस तरीके से हुआ है। तो अब सवाल आता है कि समानता का विचार कहाँ से आया। तो आइए एक कहानी से समझते हैं। प्राचीन काल में समानता की अवधारणा सीमित थी, केवल कुछ वर्गों तक। तो जो प्राचीन काल था उसमें जो समानता का विचार था वो बहुत ही सीमित था, सिर्फ राजा और खास वर्ग को ही अधिकार मिलते थे।
आधुनिक काल में लोकतंत्र, मानवाधिकार आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष ने समानता के विचार को सार्वभौमिक बनाया। लेकिन जो समय होता रहा, समय के साथ साथ लोकतंत्र, मानवाधिकार आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्षों ने समानता को वैश्विक मूल्य बना दिया था। फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले देख लेते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है, उन्होंने नारा दिया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो जो आपका ये नारा था, इसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और जो लोकतंत्र है उसका एक नया अध्याय शुरू किया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में समानता को बुनियादी अधिकार माना गया। फिर जो हमारा 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र था, उसने जो समानता था उसको हर इंसान का बुनियादी अधिकार माना। तो इसी तरह से जो समानता उसने प्राचीन सोच से निकलकर जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी मजबूत नींव रखी। तो यही था हमारा समानता का विकास। जो हमारे समानता का विचार है वो हमारा यहीं से आया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समानता के प्रकार। तो इसमें हम समझ लेते हैं जो हमारा समानता वो हमारे कितने रूपों में होती है और किस किस रूपों में हम उसको देख सकते हैं। तो समानता हमें कई रूपों में दिखाई देती है, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आता है नागरिक समानता। कानून के सामने सब बराबर और समान अधिकार और कर्तव्य है। तो जो कानून है उसके सामने सब बराबर है, सभी को सम्मान, अधिकार और कर्तव्य मिलने चाहिए, यही हमारी नागरिक समानता होती है। सेकंड हमारा आता है राजनीतिक समानता। मतदान का समान अधिकार, चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो जो हर नागरिक है उसको वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ये हमारी राजनीतिक समानता होती है। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है सामाजिक समानता। जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव न होना। तो किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, धर्म, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, उसको हम सामाजिक समानता कहेंगे। और तो जो हमारे आते हैं वो आर्थिक समानता आती है, जिसमें संसाधनों और अवसरों का समान वितरण होता है। फिफ्थ जो आती है वो शैक्षिक समानता आती है, जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर दिया जाता है। तो जो सभी को समान अवसर मिलेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, उसको ही हम शैक्षिक समानता कहेंगे। तो यही थे हमारे जो समानता के रूप थे, उसको हमने समझ लिया। जो समानता के प्रकार थे उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अवसरों की समानता बनाम परिणाम की स्वतंत्रता समानता। अर्थात जो हमारे अवसर की समानता और परिणाम की समानता है, उन दोनों में क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण फर्क समझते हैं हम। अवसर की समानता मतलब कि आपकी सभी व्यक्तियों को शुरुआत में समान मौके देना। तो अवसर की समानता में हम देखेंगे सभी व्यक्तियों को शुरुआत में समान अवसर देना। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिता में सबके लिए समान शर्तें। तो ये हमारी अवसर की समानता हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारी परिणाम की स्वतंत्रता, परिमाण परिणाम की समानता आती है, जिसमें केवल शुरुआत में नहीं बल्कि अंतिम नतीजों में भी समानता लाना। तो मतलब सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि जो अंतिम नतीजे उनमें भी बराबरी लाई जा सके। जैसे कि हमारा हो गया आरक्षण, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो इसके लिए जो विशेष कदम है उठाए जाते हैं, जैसे कि आरक्षण, सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना। तो जो अवसर की समानता है उसकी जो शुरुआती लाइन है उसमें बराबरी करती है, जबकि जो परिणाम की समानता है वो अंतिम नतीजों में बराबरी लाती है। तो अंतर यही है कि अवसर की समानता शुरुआती लाइन को बराबर करती है, जबकि परिणाम की समानता अंतिम नतीजे में बराबरी लाती है। तो यही हमारे अवसर की समानता और परिणाम की समानता में फर्क था, यही हमारा दोनों के बीच में अंतर था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समानता का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो जो मार्क्सवाद है वो कहता है कि असली समानता तभी संभव है जब उत्पादन के साधनों पर सबका सामूहिक अधिकार हो। तो मार्क्सवाद के अनुसार असली समानता तभी संभव है जब उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व में हो। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता असमानता पैदा होती है, जो अन्य क्षेत्रों में भी असमानता बढ़ाती है, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आर्थिक असमानता पैदा करती है और इससे जो समाज के बाकी क्षेत्र है वे भी प्रभावित होते हैं। वर्गीन समाज में ही वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। तो इसलिए जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें आर्थिक सामाजिक समानता ही वास्तविक समानता मानी जाती है। तो यही था हमारा समानता का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में सकारात्मक कार्रवाई अर्थात पॉजिटिव एक्शन। तो भारत में संविधान ने समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
तो जो भारत का संविधान है वो भी समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए खास प्रावधान करता है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16, जिसमें भेदभाव निषेध और समान अवसर का अधिकार दिया गया है। और हमारी आरक्षण नीति हो गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात एससी, ओबीसी, एसटी, इन सभी के लिए हमारा आरक्षण दिया गया है। फोर्थ जो हमारा आता है वो हमारा शिक्षा में विशेष प्रावधान आता है, जो कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए विशेष योजनाएं है। इसके बाद हमारा महिला सशक्तिकरण योजनाएं आता है, जिसमें पंचायत में 33% आरक्षण, रोजगार गारंटी योजनाएं। तो ये सभी हमारे महिला सशक्तिकरण योजनाएं हो गई। तो इन सभी का उद्देश्य यही है कि ऐतिहासिक रूप से जो वंचित वर्ग है उनको बराबरी का मौका देना। तो इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को बराबरी का मौका देना है। तो यही थे हमारे जो भारत में सकारात्मक कार्रवाई है स्वतंत्र समानता को लेकर, वो हमारी यही की गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम हमारे चैप्टर का एक निष्कर्ष समझ लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे अवसर की समानता और परिणाम की समानता दोनों ही जरूरी है। तो जो हमारा निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि जो अवसर की समानता है वो देना ही काफी नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक असमानता परिणाम को प्रभावित करती है। इसलिए जो लोकतंत्र है उसमें दोनों ही जरूरी है। लोकतंत्र में समानता का मतलब है हर व्यक्ति को गरिमा, सम्मान और बराबरी का जीवन। भारत में संविधान और नीतियां इसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इसलिए जो भारत में संविधान और नीतियां है वे इसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन जो चुनौतियां है वे अभी भी हमारे सामने खड़ी हुई है। और यही हमें याद दिलाता है कि जो लोकतंत्र का मतलब है वो हर व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और बराबरी का जीवन, यही सभी हमारा लोकतंत्र में समानता का मतलब है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम बात करेंगे हमारे समाज, राजनीति और न्याय की गहरी समझ के बारे में। तो चलिए इसे आसान भाषा और कहानी के रूप में समझते हैं, जो कि हमारी समतावाद, पृष्ठभूमि की असमानता तथा भेदमूलक सिद्धांत चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम आपके एक छोटे की भूमिका से कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे, हम समझेंगे कि सोचिए एक गांव है जहाँ एक किसान का बेटा, एक व्यापारी की बेटी और एक मजदूर का बच्चा तीनों स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन जो किसान का बेटा वो पढ़ाई के साथ साथ खेत में भी काम करता है, और जो व्यापारी की बेटी है उसके पास अच्छी किताबें और कोचिंग भी है, जबकि जो मजदूर का बच्चा वो पेट भरने के लिए संघर्ष करता है। तो अब हमारे सामने यही सवाल उठता है कि क्या इन तीनों को पढ़ाई का समान अवसर मिला? तो यहीं से शुरुआत होता है हमारा समानतावाद, यानी कि हमारी समतावाद के बारे में। तो जो समानतावाद का मतलब है, समतावाद का मतलब है समाज में सभी को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देना। तो समानतावाद का मतलब यही होगा है कि सभी को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिल सके। और यह केवल अवसर की समानता नहीं बल्कि परिणाम में भी न्याय और सुनिश्चित करने पर जोर देता है। तो जो हमारी ये समतावाद है ये हमारे सिर्फ अवसरों की समानता तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके परिणाम भी न्यायपूर्ण होने चाहिए। और जब तक पृष्ठभूमि की असमानता, यानी कि जो पृष्ठभूमि की असमानता है उसको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक बिना वास्तविक असमानता हमें नहीं मिल सकेगी। अर्थात जब तक भी हम पृष्ठभूमि की असमानता यानी बैकग्राउंड इनक्वालिटी को दूर नहीं करेंगे, तो जब तक हमें असली समानता नहीं मिल सकेगी। तो यही थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समानता का अर्थ। तो अब हम समानता का अर्थ समझ लेते हैं, आखिर समानता होती क्या है। तो समानता का मतलब है जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संपत्ति या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। तो समानता का अर्थ यही हो गया कि हमारा किसी भी आधार पर हमारा कोई भेदभाव ना हो। यह सभी को कानून, अवसर और संसाधनों के समान अधिकार देता है। हर किसी को कानून, अवसर और संसाधनों में समान अधिकार मिलने चाहिए। तो यह जरूरी नहीं कि सभी लोग बिल्कुल समान हो, बल्कि सबको बराबर का सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। तो यह बिल्कुल भी इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी बिल्कुल एक जैसा बने, एक दूसरे के जैसा। तो बल्कि यह है कि हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी अलग अलग पोजीशन पर खेलता है, पर सबको बराबर मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो यही हमारा समानता का अर्थ हो गया।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा समानता के प्रकार आता है। तो जो हमारा समानता के रूप है उसको हम समझ लेते हैं। जो हमारी समानता है वो हमारे कई रूपों की होती है, जिसमें हमारे सबसे पहले आती है राजनीतिक समानता, जिसमें सभी को मतदान, चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। तो हर जो नागरिक होता है उसको वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक वोट एक बराबर मायने रखता है। सेकंड आता है हमारी सामाजिक समानता, जिसमें जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति होती है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हो दलित, महिला या किसी अल्पसंख्यक को समाज में बराबरी का दर्जा देना। थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा आर्थिक असमानता है, आर्थिक समानता आता है, जिसमें संसाधनों का न्याय संगत वितरण, आय में असमानता कम करना। तो जो आर्थिक समानता है उसमें सरकार की नीतियां गरीबों को सब्सिडी या मुफ्त शिक्षा, ये सभी हमारी आर्थिक समानता में आता है। फोर्थ हमारा आता है कानूनी समानता, जिसमें कानूनों के समक्ष सभी बराबर होते हैं। तो यानी किसी भी अपराधी को उसके पद या पैसे के आधार पर छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए। फिफ्थ जो हमारी समानता आती है वो हमारी शैक्षिक समानता आती है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच होती है। जैसे कि हमारी सरकारी योजना हो गई, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तो ये सभी हमारी शैक्षिक समानता में आ जाएगी। तो ये हमारे समानता के प्रकार हो गए, जो समानता के रूप है उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समतावाद, पृष्ठभूमि की असमानता तथा भेदमूलक सिद्धांत। तो अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि हमारी पृष्ठभूमि की असमानता। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की असमानता समझ लेते हैं। व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक स्तर, जाति, लिंग, शिक्षा और क्षेत्रीय स्थिति उसके अवसरों को प्रभावित करते हैं। तो जो हर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जाति है, लिंग है, शिक्षा है या क्षेत्रीय स्थिति है, वे सभी उसके अवसरों को प्रभावित करते हैं। तो उसको हम पृष्ठभूमि की असमानता कहते हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा भेदमूलक सिद्धांत आता है, डिफरेंस प्रिंसिपल आता है। दार्शनिक जॉन रॉल्स के अनुसार असमानताएं तभी स्वीकार्य है जब वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में है। तो जो हमारे दार्शनिक जॉन रॉल्स जी है वे कहते हैं कि जो असमानता है वो तभी स्वीकार्य मानी जाती है जब वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में चली जाए। तो इसका मतलब हमारा यही हुआ कि संपत्ति और अवसर का ऐसा बंटवारा जो वंचित लोगों के लिए लाभकारी हो। तो मतलब हमारे यही होता है कि जो संपत्ति और अवसरों का ऐसा बंटवारा हो जाए जो कि वंचित वर्ग के लिए लाभकारी साबित हो सको, उसको ही हम जो हमारा समतावाद, पृष्ठभूमि के समानता और भेदमूलक सिद्धांत है, उसका मतलब हमारा यही होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा समानता के विभिन्न आयाम आता है। तो जो हमारी समानता है वो हमारी कई स्तरों पे काम करती है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता होती है। सेकंड हमारा आता है सामाजिक, जिसमें भेदभाव रहित समाज जाता है। थर्ड आर्थिक, जिसमें आय और संसाधनों का समान अवसर मिलता है। फोर्थ हमारा आता है राजनीतिक, जिसमें सत्ता और नीति निर्माण में भागीदारी होती है। और फिफ्थ जो आता है वो सांस्कृतिक आता है, जिसमें भाषा, परंपरा और पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता होती है। तो ये हमारे जो समानता थे उसके विभिन्न आयाम थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समतावाद पर बड़ा प्रश्न, अर्थात जो समानता है वो किसकी है। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सबको समान संसाधन दिया जाए या फिर जरूरत और क्षमता के अनुसार ही बांटे जाए। तो जो वास्तविक न्याय है उसके लिए समानता का मतलब है अलग अलग जरूरतों के अनुसार संसाधन देना, ताकि हर कोई बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो समानता को लागू करने में यह प्रश्न उठता है कि सभी को समान संसाधन दिए जाए या जरूरत और क्षमता के अनुसार वितरण हो। तो वास्तविक न्याय के लिए समानता का मतलब यही होगा कि अलग अलग जरूरतों के अनुसार संसाधन देना, ताकि सभी को बराबरी और प्रतिस्पर्धा सब कर सके। जैसे एक उच्च बाड़े के पीछे खड़े तीन लोगों को बराबर ऊंचाई का स्टूल देना न्याय नहीं है, बल्कि हर किसी को उसकी ऊंचाई के हिसाब से स्टूल देना ही वास्तविक समानता कहलाती है। तो यही था हमारा जो समानतावाद पर बड़ा प्रश्न था कि समानता किसको देनी चाहिए। तो ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भेदमूलक व्यवहार। तो अब हम भेदमूलक व्यवहार समझ लेते हैं। तो जो भेदमूलक भेदभाव है वो हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक भी भेदभाव होता है। तो सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वंचित वर्गों को अवसर देने के लिए किया जाता है। तो जो सकारात्मक भेदभाव है उसका मतलब है कि वंचित वर्गों को अवसर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं आरक्षण, विशेष छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो यह उस नकारात्मक भेदभाव से अलग है जो किसी समूह को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करता है। तो जो हमारा ये सकारात्मक भेदभाव है यह उस नकारात्मक भेदभाव से अलग है जो किसी समूह को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करता है। तो ये था हमारा भेदमूलक व्यवहार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
समानता और स्वतंत्रता से संबंध। तो अब हम देख लेते हैं जो समानता का स्वतंत्रता से क्या संबंध है। तो स्वतंत्रता जो हमारा है और जो समानता है, ये दोनों ही हमारे एक दूसरे के पूरक है। समानता के बिना स्वतंत्रता अमीर और शक्तिशाली के पक्ष में झुक सकती है। तो जो समानता है उसके बिना जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ अमीर और ताकतवर के पक्ष में ही झुक सकती है, और जो स्वतंत्रता है उसके बिना समानता दबाव और मजबूरी में बदल सकती है। तो लोकतंत्र में दोनों का संतुलन आवश्यक है, और जो स्वतंत्रता है उसके बिना जो समानता है वो दबाव और मजबूरी में बदल सकती है। इसलिए जो दोनों का संतुलन है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो यही था हमारा समानता और समानता का स्वतंत्रता से संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बहस का विषय, अर्थात सकारात्मक कार्रवाई, जिसको हम पॉजिटिव एक्शन भी कहते हैं। तो जब वंचित वर्गों को अवसर देने के लिए आरक्षण, विशेष योजनाएं, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियां अपनाई जाती है, तो जब भी हम वंचित वर्ग को कोई अवसर देते हैं, जैसे कि अवसर देने के लिए आरक्षण, विशेष योजनाएं या महिला सशक्तिकरण जैसी जो नीतियां है वे अपनाते हैं, तो एक बहस खड़ी होती है जिसमें जो समर्थक है वे कहते हैं यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारता है। तो और जो विरोधी हो गए वे कहेंगे कि इससे मेरिट और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। तो जो समर्थक है वे कहते हैं कि यह ऐतिहासिक न्याय को सुधारने का तरीका है, लेकिन जो विरोधी है वे कहते हैं कि इससे मेरिट और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण यही है, जब तक असमानता है तब तक सकारात्मक कार्रवाई जरूरी है। लेकिन जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है वो यही माना जाता है कि जब तक असमानता होगी तब तक सकारात्मक जो कार्रवाई है वो जरूरी है। तो यही थी हमारा सकारात्मक कार्रवाई, जिसको हम पॉजिटिव एक्शन भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम निष्कर्ष में देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे समतावाद का लक्ष्य है पृष्ठभूमि की असमानताओं को दूर कर सबको समान अवसर और सम्मान देना। तो स्टूडेंट जो समतावाद का है उद्देश्य है वो यही है कि पृष्ठभूमि की असमानताओं को दूर करके हर किसी को समान अवसर और सम्मान दिया जाए। रोल्स ऑफ भेदमूलक सिद्धांत वास्तविक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन देता है। तो जो हमारे जॉन रोल्स जी है उनका जो भेदमूलक सिद्धांत है वो हमें वास्तविक न्याय की ओर ले जाता है। समानता और स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो जो समानता और स्वतंत्रता का संतुलन है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। साथ ही जो सकारात्मक कार्रवाई है वो वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है। तो जो सकारात्मक कार्रवाई है वो आज के समय में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा और सबसे अहम साधन माना जाता है। तो स्टूडेंट आप याद रखिए, समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान ही असली लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है। तो ये था आपका छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में आपको बता दिए। तो ये थी आपकी सेकेंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 यानी कि न्याय के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।